Hello guys, welcome to everyone. As you know, in the last lecture, I have explained Henry law, its importance as well as the limitations. Today I am going to discuss numerical problems based on Henry's law. एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपका हेनरी लॉ है वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई हेनरी लॉ और उसकी इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम में आती रहती हैं हमेशा ही। साथ साथ क्या है कि इस पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। बोर्ड में न्यूमेरिकल भी पुटअप होते हैं हेनरी पे बेस्ड। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि हेनरी लॉ पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आज उन न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे हम। ठीक है जी, तो आप नोट करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, द पार्शियल प्रेशर of ethane, the partial pressure of ethane over a saturated solution। पार्शियल प्रेशर आपको इथेन का दिया हुआ है ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन containing 6.56 into 10⁻⁻² gram of ethane is 1 bar। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप कि पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है इथेन के लिए, जो कि हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है हमारा। ठीक है जी, उस केस में इथेन का जो मास गिवन है वो कितना दिया हुआ है? इथेन का मास 6.56 इंटू में 10⁻⁻² ग्राम है और प्रेशर जो है आपके पास में 1 बार गिवन है, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है वो इथेन का वो क्या वैल्यू दे रखी है आपको? 1 बार। आगे न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं जी, देखिए, इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 5.0 इंटू 10⁻⁻² ग्राम ऑफ इथेन, यानी कंडीशन को चेंज कर रहा है। आप देख लीजिए आप, इथेन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है जी, इथेन गैस। क्लियर है? तो आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है जी, देखिए एग्जामिनर क्या बोल रहा है आपको कि भाई इथेन है, उसका जो मास बताया हुआ था इनिशियली आपको बोल रहा था 6.56 इंटू 10⁻⁻² ग्राम। ठीक है जी, और प्रेशर आपको बोल रहा है इस मास के अकॉर्डिंग क्या है जी? 1 बार है। आपको बताना क्या है कि भाई सॉल्यूशन में, अब बोल रहा है अगर कंडीशन को चेंज कर रहा है, अगर मास इस मास की बजाय अगर मास को चेंज कर रहे हैं और मास की वैल्यू क्या बता रहा है? 5 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, उस कंडीशन में बोल रहा है इस मास के हिसाब से आप बताइए कि प्रेशर कितना होगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है इन टर्म्स ऑफ मास हेनरी का लास्ट लेक्चर में। वो क्या बताया था? M इक्वल टू में KH इंटू पी, M इक्वल टू में KH इंटू पी, ये फॉर्मूला था हमारा इन टर्म्स ऑफ मास। अब आप देखिए, अगर हमें प्रेशर बताना है, आपको बता रहा है कि अगर प्रेशर बताना है तो प्रेशर बताना है हमारे को, तो क्या चाहिए हमारे को? M की वैल्यू चाहिए और KH की वैल्यू चाहिए। अब मास तो आपको गिवन है, देख लीजिए मास तो आपके पास में गिवन है, KH की वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या करना है कि देखिए, हम इस कंडीशन से, यानी कि जहाँ पे मास और प्रेशर दोनों दे रखे हैं, देख लीजिए मास और प्रेशर जब दोनों की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से KH निकाल लेंगे और यही KH की वैल्यू पुटअप करेंगे जब सेकंड वाले केस में, जब मास कितना दे रखा है? 5 इंटू 10⁻⁻² ग्राम। तो उस कंडीशन में फिर हम प्रेशर निकाल सकते हैं, जो हमारे पास KH की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? केस फर्स्ट, पहला केस ले रहे हैं। ठीक है जी, व्हेन, ठीक है जी, M इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे को? मास क्या दिया हुआ है बोलेंगे तो हम, कितना दिया हुआ है?
0.56 इंटू में 10⁻⁻² ग्राम। और आपको P की वैल्यू दे रखी है, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है आपको 1 बार। ठीक है जी। वैन m इक्वल टू आपको दे रखा है 6.56 इंटू 10⁻⁻² ग्राम और प्रेशर दिया हुआ है आपको 1 बार। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, सेम फॉर्मूला लगा देंगे, m इक्वल टू में KH इंटू P। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, KH की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम KH। तो KH क्या हो जाएगा, m/P। तो मास क्या दिया हुआ है 6.56 है इंटू 10⁻⁻ क्या दे रखी है, -2 दे रखी है ग्राम। और प्रेशर क्या है हमारे पास में, आप देख रहे हो भाई 1 बार है। तो 1 से डिवाइड हो के वैल्यू तो वो तो वही रहनी है, यानी क्या हो जाएगा 6.56 इंटू में 10⁻⁻²। तो ये यूनिट क्या बन जाएगी इसके हिसाब से, अब ग्राम पर बार, ग्राम पर बार। तो ये हमारे पास हो गई जी KH की वैल्यू। ये हमारे पास में यहाँ से आ जाएगी जी KH की वैल्यू आ जाएगी। अब KH की वैल्यू आ गई है हमारे पास में। तो सेकंड कंडीशन में मास दे रखा हो हमारे पास में और KH हमारे को पता चल जाए तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं, प्रेशर हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं अगर आपसे डिस्कस करता हूँ कि भाई हमारा केस सेकंड है, तो आपका उसमें क्या दिया हुआ है, m इक्वल टू में 5.0 इंटू में 10⁻⁻² ग्राम है, मास दिया हुआ है। प्रेशर हमारे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यही तो है ना हमारे पास। प्रेशर की वैल्यू क्या है हमारे को निकालनी है। अब आप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। कौन सा फॉर्मूला, m इक्वल टू में KH इंटू P। तो P क्या हो जाएगा, m/में KH। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप मास तो दिया हुआ है, अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ KH। इसे इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब आप KH फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए वो आपका P क्या हो जाएगा, मास तो आपको दिया हुआ है 5.0 इंटू में 10⁻⁻²। ठीक है जी। और KH की वैल्यू दे रखी है, KH की वैल्यू क्या दे रखी है बोलिए, KH की वैल्यू हमारे पास में 6.56 इंटू में 10⁻⁻²। तो इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने में जैसा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे 10⁻⁻² से 10⁻⁻² तो कैंसिल आउट हो गया। जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.762 बार। ये हमारा हो गया जी प्रेशर। तो आई थिंक सो न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें 2 कंडीशंस दे रखी थी। एक कंडीशन में आपको मास और प्रेशर दिया था, फिर दूसरी कंडीशन में आपको मास दे रखा था और प्रेशर निकालना था। तो पहली वाली कंडीशन से हमने पहले क्या कर लिया, KH की वैल्यू निकाल ली। उसी KH की वैल्यू को जब पुटअप किया हमने सेकंड वाली कंडीशन पे, जब हमारे को प्रेशर निकालना था, तो KH की वैल्यू रख करके आपने क्या निकाल लिया, इस तरीके से P की वैल्यू निकाल ली। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 0.762 बार आ रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया फर्स्ट। किस पे बेस्ड था हमारा, हेनरी पे बेस्ड था हमारा। ठीक है जी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे सेकंड न्यूमेरिकल की। थोड़ी सी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हम करेंगे न्यूमेरिकल्स के, उतना ही कंसेप्ट आपका अच्छी तरीके से क्लियर होगा जी। अब हमारा देखिए सेकंड न्यूमेरिकल है। आपको बोल रहे हैं हेनरीज, आपको बोल रहे हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। देखिए आपको बोल रहे हैं डिजोल्व इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ वैल्यू दे रखी है पास्कल में। ठीक है जी। एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in
1 लीटर ऑफ बोल रहे हैं भाई सोडा वाटर, 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 केल्विन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए अब आप। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपको भी, हेनरी लॉ कांस्टेंट की बात कर रहा है फॉर CO2, वो वैल्यू दे रखी है। अब देखिए आपको क्या है, गिवन डेट में एक तो KH की वैल्यू पता है हमारे को, हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी KH मालूम है हमारे को, और आपको बताना क्या है कि हमने 1 लीटर यानी 1 लीटर सोडा वाटर हम प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। जब पैकिंग कर रहे हैं तो उसका जो प्रेशर बता रहे हैं आपको CO2 का सोडा वाटर के अंदर, वो कितना है भाई हमारा 2.5 एटमॉस्फेरिक। आपको बताना है कि अगर 1 लीटर सोडा वाटर के अंदर, ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो कितना है 2.5 atm है, उस कंडीशन में जो सोडा वाटर है उसके अंदर CO2 की क्वांटिटी कितनी होगी, यानी कि अमाउंट ऑफ CO2 निकालना है आपको। CO2 की क्वांटिटी कितनी होगी आपको ये बताना है। तो CO2 क्या हो गया, एक तरीके से सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट यानी सेकंड कंपोनेंट होता है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि भाई हमें मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2 की वैल्यू निकालनी है। आप ऐसे भी कह सकते हैं इस बात को। इधर देखिए, इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, एक मास के टर्म में बताया था और एक मोल फ्रैक्शन के टर्म में बताया था। तो जहाँ भी सॉल्युबिलिटी की बात आती है, मास की बात नहीं आती है, तो उस कंडीशन में आपने मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला फॉलो करना होता है। अब आप देखिए तो फॉर्मूला यूज क्या हो जाएगा, P इक्वल टू में KH इंटू X2। यहाँ पे X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसका जी, CO2 का। यानी अगर हम यहाँ पे X की बात करते हैं तो X क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन है किसका है, जो आपका सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे CO2 है। तो आप चाहो तो इस X2 की जगह पे CO2 भी लिख सकते हो आप, कन्फ्यूजन ना रह जाए आपके लिए। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, X ऑफ CO2, ठीक है जी, X ऑफ CO2। तो ये प्रेशर किसका है हमारा, CO2 का है। ये जो पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो किसके प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब CO2 की बात हो रही है। अब आप देखिए, क्लियर है इतनी बात हमारी। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो P ऑफ CO2 और करके लिख देंगे P ऑफ CO2 इक्वल टू में KH। अब हेनरी का फॉर्मूला क्या, मतलब हेनरी के टर्म में अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है हमारे पास X ऑफ CO2। अब देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है, जिसके लिए निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूट क्या है CO2 है, सॉल्वेंट क्या है सोडा वाटर, यानी कि सॉल्वेंट हमारा क्या है वहाँ पे वाटर है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है आप देख रहे हो आप। तो अगर हम यहाँ पे X ऑफ CO2 की बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, बोलो N ऑफ CO2 अपॉन में N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ वाटर। इतनी बात हो गई, देख लीजिए अब आप। यानी हमारे पास में P ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू में KH, और X ऑफ CO2 क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन, जिसके लिए निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ जाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि सोडा वाटर है। सोडा वाटर जब आप प्रिपेयर करने की बात करते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजॉल्व होती है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, लेस अमाउंट में होती है काफ़ी, अगर कंपेयर करते हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में। यानी सॉल्वेंट में जो आपका ये देखिए ये सॉल्यूशन है, नीचे देखिए आप N ऑफ CO2 एंड N ऑफ वाटर दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब यानी कि सोडा वाटर की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है, N ऑफ जो वाटर होता है, N ऑफ वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है किसके कंपेरेटिवली, N ऑफ CO2 के कंपेरेटिवली। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, सो डैट N ऑफ CO2 इन सॉल्यूशन जो है, N ऑफ CO2 इन सॉल्यूशन जो है बोलेंगे इज निगलेक्टेड। हम क्या कर सकते हैं भाई, अब N ऑफ CO2 को हम सॉल्यूशन के अंदर क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है सोडा वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, किसके कंपेरेटिवली, सॉल्यूट के अमाउंट के कंपेरेटिवली।
तो आपको पता है जैसे सिंपल मैथमेटिक्स लगाते हो कहीं कहीं पर भी क्या होता है, एक टर्म बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और एक छोटी होती है, तो हम छोटी को क्या कर देते हैं, उसकी टर्म को बड़ी के कंपेरेटिवली क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन में अब एन ऑफ वाटर बहुत एक्सेस अमाउंट में है और एन ऑफ CO2 क्या है, बहुत कम अमाउंट में है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कम वाले को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो अब हमारे पास फॉर्मूला किस फॉर्म में आ गया, ठीक है जी। मैं रफ कर देता हूँ, बाकी डाटा आपने नोट कर ही लिया होगा। देखिए अब पहले मैं मेन फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ आपको। अब हमारा केस क्या हो गया देख लीजिए। अब आप देख रहे हो भाई P ऑफ CO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेंगे KH और क्या लिखेंगे N ऑफ CO2 अपॉन N ऑफ वाटर यानी कि H2O। फॉर्मूला इस फॉर्म में आ गया देख लीजिए हमारे पास। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं भाई, P ऑफ CO2 इक्वल टू क्या है, KH है। अब N क्या होता है, W अपॉन M होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, W ऑफ CO2 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आपका M ऑफ CO2, ठीक है जी। W अपॉन M कर दिया। अब इसको N को W अपॉन M में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू में। अब देखो N क्या है, W ऑफ वाटर, W अपॉन M करेंगे तो यही M ऊपर चला गया, यानी M ऑफ वाटर, ठीक है जी। अब आपको ये बात समझ में आ गई ना, W अपॉन M किया है मैंने, क्या किया हुआ है, W अपॉन M किया हुआ है। यानी आप कह सकते हो, आप इसी को ही मैं आगे बढ़ाऊं तो ये हो जाता है KH, N को क्या है W ऑफ CO2 अपॉन में M ऑफ CO2 अपॉन W ऑफ H2O अपॉन M ऑफ H2O। तो आपको पता है ये आप W ऑफ CO2 अपॉन M ऑफ CO2, तो इसको हम क्या इस फॉर्म में हमने ले लिया इसको, ठीक है जी। तो बात तो समझ में आई होगी आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है वो तो बोलिए क्वेश्चन के अंदर। हमें निकालना है क्या जी, बोलिए क्वांटिटी ऑफ CO2 डिजोल्व, यानी कि W ऑफ CO2 की वैल्यू निकालनी है हमारे को। तो पूरे फॉर्मूले को आप W ऑफ CO2 के बराबर कर दीजिए। आप देखिए तो आपका W ऑफ CO2 के इक्वल कर देंगे पूरे फॉर्मूले को, क्योंकि यही वैल्यू हमने निकालनी है। अब देखो तो W ऑफ CO2 यानी ये वाली टर्म इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ में। तो P ऑफ CO2 इंटू में M ऑफ CO2 इंटू में व्हाट W ऑफ H2O अपॉन व्हाट भाई KH इंटू में M ऑफ H2O। ये हो गया देख लीजिए आप। यानी आपका जो फॉर्मूला है, जो हमारा मेन चाहिए हमारे को फॉर्मूला, वो ये है हमारा। यानी आप देख रहे हो भाई, इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत थी क्वांटिटी को निकालने के लिए। तो हमने फॉर्मूले को पहले हम मेन फॉर्मूला हमने बनाया कि हमें बेसिकली हमें निकालना क्या है, तो हमें W ऑफ CO2 निकालना है। क्या निकालना है जी, W ऑफ CO2। अब हम चेक करते हैं सारी चीज़ें। अब देखिए क्या क्या डाटा हमारे पास में गिवन है वो देखते हैं। रफ कर दूं मैं ऊपर का मैं रफ कर देता हूं। देखिए अब आप देखिए, हमें मेन फॉर्मूले में सारी वैल्यू आपको रखनी है, तभी तो जाके हमारा W ऑफ CO2 निकलेगा। अब देखिए मुझे चाहिए P ऑफ CO2। अब प्रेशर कितना दिया हुआ था, प्रेशर आपको बोल रहा था 2.5 ATM, 2.5 ATM, ठीक है जी। प्रेशर कितना गिवन था, 2.5 ATM। M ऑफ CO2 मॉलिकुलर मास ऑफ CO2, M ऑफ CO2, CO2 का मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, ये वैल्यू हो गई 44 ग्राम पर मोल। तो ये बन गया हमारा क्या जी, M ऑफ CO2, P ऑफ CO2, M ऑफ CO2। हाँ तो अब बात करते हैं W ऑफ H2O की, W ऑफ H2O। तो आप देख लीजिए यहाँ पर न्यूमेरिकल को जब आप रीड करते हो तो आपको दिख रहा होगा कि भाई वहाँ पर आपको 1 लीटर आपको सोडा वाटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी, 1 लीटर सोडा वाटर, 1 लीटर सोडा वाटर बोल रहे हैं। यानी आपको मास नहीं दिया हुआ वाटर का, कहीं भी आपको न्यूमेरिकल के अंदर मास गिवन नहीं है, आपको 1 लीटर सोडा वाटर की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा था कि भाई सोडा वाटर के अंदर हमने क्या किया था, CO2 को हमने निगलेक्ट कर दिया था, क्योंकि CO2 की क्वांटिटी क्या है वाटर के अंदर काफ़ी कम है। तो उस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा, आप बोल सकते हो ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है जी। तो वाटर कितना हो गया, इसका मतलब वाटर कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। 1 लीटर मतलब क्या हो गया, आप बोल सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ये किसका वॉल्यूम है, आप बोल सकते हो सॉल्वेंट का, यानी वाटर का। वाटर का वॉल्यूम क्या हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं आपको बता दूं कि वाटर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी आप सभी को पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है केस। तो यहाँ से अगर मास बनाना हो तो हमारे को क्या कर सकते हैं, बोलिए भाई, डी इंटू में भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दें। तो डेंसिटी तो 1 ही है, वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब आप देख रहे हो आप, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब 1000 ग्राम आ जाएगी। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि भाई W ऑफ वाटर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 1000 ग्राम। तो आपको P ऑफ CO2 2.5 ATM गिवन है, M ऑफ CO2 आपने देखा 44 ग्राम पर मोल है, W ऑफ वाटर आपने यहाँ से निकाल लिया। अब हमें बात कर रहे हैं आपसे KH की। KH की कितनी वैल्यू दे रखी है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। आप KH की वैल्यू आपको गिवन है 1.67 इंटू में 10⁻⁴ आपको दे रखी है 8 पास्कल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे वैल्यू पास्कल में गिवन है, ठीक है जी, KH की वैल्यू, और यहाँ पे प्रेशर आपको ATM में दे रखा है। यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, जो कांस्टेंट की यूनिट होती है वही यूनिट हम फॉलो करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर ज़्यादातर। अब आपको करना क्या है, ये पास्कल में है तो इसको भी पास्कल में कन्वर्ट कर लो, अगर आपको मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको। जो 1 ATM जो होता है एक्चुअली में 101325 पास्कल के बराबर होती है वैल्यू। 1 ATM की वैल्यू कितने पास्कल के बराबर होती है, आप बोलेंगे 101325 पास्कल के बराबर होती है। तो आप इसको ATM को पास्कल में कन्वर्ट कर लो। तो 2.5 ATM की बात करनी है तो क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू में 101325। तो आपने देखा इस तरीके से। अब ये वैल्यू भी किस में हो गई, हमारी पास्कल में हो गई। तो हमारा KH भी हो गया। अब आपका बच गया केवल क्या जी, आपका M ऑफ H2। तो वाटर का मोलिकुलर मास क्या दिक्कत है, आप निकाल सकते हो। तो यानी क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन के लिए हो गया प्लस 16 यानी कि 18 ग्राम पर मोल। अब आपके पास सारे डाटा आ गए, देख लीजिए। यानी आपके पास में अगर मुझे W ऑफ CO2 निकालना है तो प्रेशर भी मुझे पता है कितना है जी, 2.5 इंटू में 101325, ये पास्कल में वैल्यू रख दी आपने। M ऑफ CO2 कितना है, 44 है। W ऑफ वाटर कितना हो गया, आप देख रहे थे भाई 1000 है, अपॉन KH की वैल्यू। KH की वैल्यू कितनी है बोलिए, KH की वैल्यू कहाँ लिखी है मैंने, ये लिखी हुई है, देखिए 1.67 इंटू में 10⁸8। अब आपको चाहिए M ऑफ वाटर। M ऑफ वाटर, तो M ऑफ वाटर कितना, 18 है। सारी कैलकुलेशन करोगे तो आपका कैलकुलेशन आप कर लेना, जैसे मैंने बताया कि टाइम को हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपका फाइनली आपकी कैलकुलेशन का रिजल्ट आ रहा है 1.854 ग्राम्स, ठीक है जी। तो इस न्यूमेरिकल में आपको कुछ बातें ध्यान रखने की ज़रूरत थी। प्रेशर आपका ATM में था, कांस्टेंट की वैल्यू आपको पास्कल में दे रखी थी तो हमने पास्कल में चेंज करना था। वाटर के केस में W नहीं था हमारे पास में, तो W के लिए कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि सोडा वाटर के अंदर CO2 को निगलेक्ट किया हुआ है, तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वही सॉल्वेंट का वॉल्यूम कहलाएगा। डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो आप इस तरीके से वहाँ पे मास बना सकते हैं आप, तो मास बना लिया आपने। बाकी तो न्यूमेरिकल सिंपल ही था, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर डाल देंगे इसे आप, तो आप नोट कर लीजिए इसको भी। तो आप आगे चलते हैं। अब हमारा जो न्यूमेरिकल मैं लेने जा रहा हूँ आपके लिए वो है जी 3rd न्यूमेरिकल हो गया हमारा इस कैटेगरी के अंदर। हम बात करने जा रहे हैं अभी आपसे। तो 2 न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिया आपको। सारे न्यूमेरिकल जो मैं करा रहा हूँ आपके NCERT की बुक में भी गिवन है, और इनके सॉल्यूशन भी मैं आपको बनवा रहा हूँ। आपको देखिए किस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, तो आप साथ साथ करते जाइए आप। इसके बाद अब आपका मैं 3rd न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूँ। ये हमारा 3rd न्यूमेरिकल है हेनरी पे बेस्ड।
जैसे आपको बोल रहे हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, आपको बोल रहे हैं ए टॉक्सिक गैस विद रोटेन एग लाइक स्मेल। ठीक है जी, रोटेन एग लाइक स्मेल है, बोल रहे हैं यूज्ड फॉर, क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस if the solubility of H2S in water at, ठीक है जी, STP is 0.195, ठीक है जी, आप बोल रहे हैं मोलल, कैलकुलेट आपको बोल रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है जी, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब आप देखिए, अब इस कंडीशन में अब आपको बोल रहा है कि भाई हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। H2S गैस की बात कर रहा है जिसकी रोटीन एग लाइक स्मेल है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के तो लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। सोल्युबिलिटी बोल रहा है H2S की वाटर के अंदर, STP कंडीशन में क्या है, 0.195 मोलल है। क्या है जी वैल्यू, 0.195 मोलल है। आपको कैलकुलेट करना है हेनरी कांस्टेंट। तो इन टर्म्स ऑफ सोल्युबिलिटी जहाँ भी बात होती है तो आपने वही मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला फॉलो करना होता है। तो जैसा आपको मैं बता रहा हूँ, P इक्वल टू में क्या फॉर्मूला यूज होगा, KH इंटू में X ऑफ H2S, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ये हो गया जी हमारा फॉर्मूला। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। अब हमें तो KH निकालना है, तो KH कैसे निकलेगा बोलिए। अब KH कैसे निकलेगा, P देखो, P अब आपका अपॉन में क्या हो जाएगा, X ऑफ H2S डेट इज इक्वल टू KH। अब हमारे पास में क्या चाहिए, हमारे को मोल फ्रैक्शन चाहिए H2S का और प्रेशर चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कहीं भी आपको देखो मोल फ्रैक्शन की बात नज़र नहीं आ रही है, ना ही प्रेशर की बात नज़र आ रही है। तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको बोल रहा है, देखिए इधर देखिए, एट आपको बोल रहा है STP कंडीशन, एट STP कंडीशन बोल रहा है। ठीक है जी, एट STP कंडीशन बोल रहा है आपको। तो STP कंडीशन में आप प्रेशर को लेके चल सकते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP कंडीशन या NTP कंडीशन की बात करता है। ठीक है जी, तो आप प्रेशर को आप चाहो तो पुटअप कर सकते हो 1 बार। ठीक है जी, प्रेशर की वैल्यू क्या लेके चल सकते हो आप, 1 बार। ठीक है जी, तो यानी कि एक्चुअली में आपका वैसे होती है वैल्यू 0.987 बार होती है। ठीक है जी, प्रेशर की वैल्यू, लेकिन उसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली जो ले लेते हैं इसको 1 बार के बराबर ही ले लेते हैं। 0.987 अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, 1 बार के बराबर ही हो जाती है वैल्यू। ठीक है जी, या फिर आप ATM में भी ले सकते हो प्रेशर को। अब आपसे प्रेशर को चाहे तो और करके आप प्रेशर को 1 ATM रख दो। आप STP कंडीशन में प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक की बात करें तो 1 ATM के बराबर होती है। चाहे आप 0.987 बार ले लो या फिर 1 बार पुटअप कर लो। आप STP कंडीशन देते ही आपको समझ जाना है कि भाई यहाँ पर हमारे को स्टैंडर्ड प्रेशर को लेकर के बात करनी है। तो स्टैंडर्ड प्रेशर क्या हो गया हमारा, आपको मालूम है 1 बार यानी 0.987 बार, या फिर आपका क्या हो जाएगा 1 ATM। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है। या फिर आपको चाहो तो पास्कल में भी ले सकते हो। आप प्रेशर की वैल्यू आप चाहो तो 101.325 पास्कल के बराबर होती है। आप ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तो आंसर आपका जिसमें निकालना चाहे आप उसके टर्म में निकाल सकते हो। आप चाहो तो बार के टर्म में निकाल लो,
आप चाहो तो आप एटीएम की टर्म में निकाल लो, आप चाहो तो आप पास्कल की टर्म में निकाल लो, किसी की टर्म में भी आंसर को फॉलो कर सकते हैं। अब पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी कि भाई एसटीपी से हमारे को प्रेशर का पता चल जा रहा है, ठीक है जी। एसटीपी कंडीशन से प्रेशर का हमें पता चल रहा है। अब हमारी एक ही प्रॉब्लम रह गई है, वो है मोल फ्रैक्शन वाली, मोल फ्रैक्शन वाली। तो यहाँ पर भी आपको देखो हिंट दिया हुआ है, आपको बोल रहा है 0.195 मोलल। तो आप देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, देखिए 0.195 मोलल मीन्स 0.195 मोल्स ऑफ H2S। मोलैलिटी मतलब सॉल्यूशन की मोलैलिटी आपको दे रखी है 0.195 मोलल। उसमें जो आगे जो वैल्यू दी होती है वो क्या होती है, सॉल्यूट की वैल्यू होती है, उसके मोल्स होते हैं। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो वही डेफिनेशन हम फॉलो करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, ये हो गए। तो नंबर, इसका मतलब क्या हो गया, 0.195 मोल्स ऑफ H2S आप बोलोगे इज डिजॉल्व्ड इन, आप क्या बोलेंगे, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे बोलेंगे तो वाटर, वाटर है। ये हमारे को डेफिनेशन बता दे रही है कि भाई अगर 0.195 मोलल दिया हुआ है तो इतनी सी बात का क्या मतलब हो गया, इतनी सी बात का क्या मतलब हो गया। अब देखिए अगर मुझे अब x ऑफ H2S चाहिए, x ऑफ H2S तो क्या हो जाएगा, n ऑफ H2S अपॉन में n ऑफ H2S प्लस n ऑफ H2O, यही तो हो जाएगा ना। देखिए भाई इतनी बात समझ में आ रही है आपको, n ऑफ H2S नंबर ऑफ मोल्स, तो ये देख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स क्या दे रखे हैं H2S के 0.195। तो आपका ये क्या हो जाएगा 0.195 अपॉन n ऑफ H2S, सेम यही हो गई 195। n ऑफ वाटर, n ऑफ वाटर, n कैसे निकलता है, W अपॉन m करके निकलता है। n कैसे निकलता है, W अपॉन m। तो W कितना हो गया वाटर का, सॉल्वेंट का, ये देख रहे हो आप 1000 ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000। W अपॉन m, m मतलब मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे आप। तो आपका यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आ रहा है आपका, ये मैं बता रहा हूँ 0.0035 आ रहा है। कैलकुलेशन कर लेना आप, क्योंकि मैं इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता आपका। भाई x ऑफ H2S यहाँ से आप निकल जा रहा है, बात समझ में आ गई ना भाई। 0.195 जो मोलल दे रखा था, इससे हमने डेफिनेशन फॉलो करी है मोलैलिटी की। इसका मतलब 0.195 मोल्स ऑफ H2S है, जो किसके अंदर डिजोल्व हो रहा है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो इससे हमारा मोल फ्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो हमारा देख लीजिए सॉल्व हो जाता है। 0.0035 वैल्यू आ रही है। तो अगर हम प्रेशर बोले तो हम 1 लेके चल रहे हैं मान लीजिए। अब आपका क्या है, यहाँ पर आप डिवाइड कर दो इसको 0.0035। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 282 आ रहा है बार। कितना आ रहा है जी, अगर बार में निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 282 बार आ रहा है हमारा। क्लियर है जी। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा छोटी छोटी बातों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत थी यहाँ पे। भाई हेनरी कांस्टेंट निकालना था हमारे को, मोलैलिटी दे रखी थी सॉल्यूशन की, प्रेशर दिया नहीं था। तो प्रेशर हमने एसटीपी कंडीशन से पता लगा लिया कि भाई कितना रखना चाहिए हमें, और मोलैलिटी वाले डेफिनेशन के थ्रू हमें पता चल गया कि भाई कितने सॉल्यूट के मोल हैं और कितने सॉल्वेंट के मास में डिजोल्व हो रहे हैं वो मोल। तो इससे हमारे पास में हमारे को मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने में सपोर्ट मिल गया। हमने मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया इस तरीके से। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को जब पुटअप कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर, प्रेशर हमें पता चल गया एसटीपी से, तो इस तरीके से हमारे पास में KH की वैल्यू निकल करके आ जाती है जी। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी सभी को। आप कर सकते हो इस न्यूमेरिकल को। अब ये भी न्यूमेरिकल आपका अच्छा न्यूमेरिकल था, देख रहे थे आप। अगर छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको नहीं पता होंगे तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाएगी सॉल्व करना, इतना इजी नहीं रहेगा आपके लिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए आप, ठीक है जी। अब आपके पास में न्यूमेरिकल हो गए जी हमारे
3 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए जी। तो हम आपसे देखिए अब 4th न्यूमेरिकल की बात करने जा रहे हैं। 4th न्यूमेरिकल हमने लेना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैरिटी ऑफ मीथेन in benzene at 298 केल्विन इज क्या बोल रहे हैं जी 4.27 इंटू 10⁵ आपको गिवन है mmHg। कैलकुलेट द solubility, calculate the solubility of methane, calculate the solubility of methane in benzene at 298 केल्विन अंडर, ठीक है जी, 760 mmHg। ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आप देखिए आपको बोल रहा है हेनरी कांस्टेंट, ठीक है जी, उसकी वैल्यू आपको बोल रहा है, देखिए mmHg में दे रहा है जी, आपको मीथेन की बात कर रहा है इन बेंजीन, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। कैलकुलेट द सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी का मतलब समझते हो आप X2 यानी कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करने को बोल रहा है। और आपको देखो अंडर प्रेशर मीथेन के लिए प्रेशर कितना बता रहा है आपको 760 mmHg। आपको प्रेशर भी गिवन है, कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, KH की सोलुबिलिटी बतानी है। तो ये तो बहुत आसान हो गया न्यूमेरिकल। P इक्वल टू क्या होता है KH इंटू में X2 होता है। तो अगर मैं X2 बोलूँ, X ऑफ मीथेन भी बोल सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बोलेंगे तो P अपॉन में KH। तो प्रेशर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, देखो 760 दे रखी है, ठीक है जी। और आपको KH की वैल्यू क्या दे रखी है, KH की वैल्यू हेनरी कांस्टेंट ये रहा, देखिए 4.27 इंटू 10⁵ ये वैल्यू दे रखी है आपको। तो इस वैल्यू को पुटअप करके आप X2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो क्या निकल रही है देखिए आप, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। 1.78 इंटू 10⁻³ है, 1.78 इंटू 10⁻³ है। ये कैलकुलेशन का रिजल्ट आ जाएगा जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ ही ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हो गया। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा आपको, आपके अंदर। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे, जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स को करते जाएंगे, अपने आप ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता जाएगा। आप देख रहे हैं अभी, ठीक है जी। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है हमारा 5th न्यूमेरिकल कह सकते हो आप। क्वेश्चन नोट करेंगे पहले तो, द एयर is a mixture of gases, air is a mixture of gases। आपको बोल रहे हैं द मेजर, ठीक है जी, द मेजर कंपोनेंट्स आर, उसमें बता रहा है आपको ऑक्सीजन, द मेजर कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द मेजर कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन with approximate proportion of 20%,
ठीक है जी, 20% इज टू 79% बाय वॉल्यूम एट 298 केल्विन। आपको बोल रहे हैं द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर, वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर बता रहा आपको, एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm। यानी वाटर जो है एयर के साथ इक्विलिब्रियम में कितना प्रेशर बोल रहे हैं वहां पे, 10 atm। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, एट 298 केल्विन इफ द Henry's law constants for, आपको बोल रहा है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर, ठीक है जी, 3.30 इंटू 10⁻⁷ mm एंड आपको बोल रहा है 6.51 इंटू 10⁻⁷ mm रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर, कैलकुलेट द composition of these gases in, कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया, रेशो, यानी कि मोल फ्रैक्शन, यानी किस रेशो में ये गैसेस प्रेजेंट हैं, तो वो आपको उस मोल फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ठीक है जी, अब आपको देख लीजिए यहाँ पर 20% आपको बोल रहा है कि भाई आपके पास ऑक्सीजन है एयर के अंदर, 79% क्या है हमारा, नाइट्रोजन है बाय वॉल्यूम, और टोटल प्रेशर जो बता रहा है हमारा, टोटल प्रेशर जो बता रहा है आपको, वो कितना बता रहा है हमारे को, देखो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था यहाँ पर, कहाँ बता रहा था, ये रहा देखिए 10 atm। टोटल प्रेशर क्या है हमारा, टोटल प्रेशर के रिस्पेक्ट में आपका ऑक्सीजन के लिए जो आपको बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है टोटल के रिस्पेक्ट में 20%, और नाइट्रोजन के लिए जो परसेंटेज गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर कितनी दे रखी है, 79%। तो एक काम करते हैं, पहले इनके हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं, कितनी कितनी वैल्यूज बनेगी हमारी 20% के हिसाब से, 79% के हिसाब से, फिर हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे हम। तो आपने करना क्या है इसमें, देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना आप। अब जैसे कि अब यहां पर आपको क्या करना है, पहले प्रेशर निकाल लेना है, प्रेशर ऑफ O2 की बात कर लो आप, प्रेशर ऑफ O2 कितना दे रखी थी परसेंटेज, आपको पता है 20% दे रखी थी बात हमारी यहाँ पे, प्रेशर की कितना दिया हुआ था बाय वॉल्यूम 20%, 20/100 कर दो आप। अब विद रिस्पेक्ट टू क्या हमारा 10, यानी कि 10 atm। अब आपने देखा था कि भाई कांस्टेंट को देखो आप, कांस्टेंट की वैल्यू आपको KH की वैल्यू जो दे रखी थी वो किस में दे रखी थी, mm में दे रखी थी। ये वैल्यू क्या है हमारी, अभी हमारी अगर बोले तो ये वैल्यू हमारे को ATM में दे रखी है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसको भी हमें किस में बदलने की ज़रूरत है, बोलेंगे हमें किसमें, mm ऑफ Hg में चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो कांस्टेंट है वो किस में दे रखा है, आपको mm में दे रखी है वैल्यू। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, प्रेशर को हम 20/100 इंटू में 10, एक्चुअली में 1 atm जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 760 mm के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 760 mm के बराबर होता है। तो आप इसको क्या है, ATM है, 10 ATM है, इसको आप mm में बदलेंगे तो 760 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू किस में हो जाएगी, अब mm में हो जाएगी। तो इसको आप
सॉल्व कर लेना आप। तो ये हो जाएगी 15 यानी कि 1520 mm आ रही है अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो आप तो ये हमारा हो गया प्रेशर ऑफ O2। ऐसी प्रेशर ऑफ N2 निकाल लेंगे हम। तो आपको कितने परसेंटेज बता रहा था उसकी, आपको 79% बता रहा था आपको। तो 79 अपॉन में 100 इंटू में 10 एज इट इज़, ये भी ATM में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 79 अपॉन में 100 इंटू में 10 इंटू में 760। अब ये वैल्यू देखो mm में हो जा रही है हमारी। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ रहा है हमारा 6004 आ रही है mm में वैल्यू। अब यहाँ से देख लीजिए विद रिस्पेक्ट टू 10 ATM हमने पार्शियल प्रेशर निकाल लिए किसके किसके केस में, ऑक्सीजन के केस में और नाइट्रोजन के केस में। ATM में टोटल प्रेशर गिवन था हमारा एयर का, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू हमारी mm में दे रखी थी। तो हमने ATM को क्या किया mm में कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से। अब हमारे को पार्शियल प्रेशर क्लियर हो गया कि भाई कितने पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आ रही है। अब हमें क्या करना है, हमें तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कंपोजिशन बतानी है। तो कंपोजिशन क्या हो गया, अगर कंपोजिशन की बात करेंगे तो x ऑफ O2 निकाल रहे हैं। x ऑफ O2 क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला तो पता ही है आपको, P इक्वल टू KH इंटू में X2 होता है। तो X2 की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, हम O2 की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो x ऑफ O2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा P अपॉन में वट KH। अब प्रेशर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, अभी हमने देखा था 1520 यानी कि 1520 आई थी। KH की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, जरा चेक कर लीजिए आप। तो KH की वैल्यू जो कितनी दे रखी थी आपको 3.30 इंटू में 10⁻⁷ ये वैल्यू दे रखी थी आपको। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं बता देता हूँ आपको सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 4.61 इंटू में 10⁻⁻5 आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है जी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, यानी कंपोजिशन ऑफ O2 क्या है किसके अंदर, एयर के अंदर। तो ये कंपोजिशन हो गई। ऐसे ही आप x ऑफ N2 निकाल लीजिए अब आप। तो P ऑफ सेम एज इट इज KH। तो आपको पता है प्रेशर कितना आया था 6004 आया था, आई थिंक सो, यही था शायद, हाँ यही था। और KH की वैल्यू भी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, वो कितनी थी 6.51 इंटू में 10⁻⁷। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आ रही है 9.22 इंटू में 10⁻⁻5। तो मैं समझता हूँ कि जितने न्यूमेरिकल हमने करे हैं अभी, इन न्यूमेरिकल के बेस पर आपको हेनरी लॉ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि उनके न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से आपने अप्लाई करना होता है। तो नोट डाउन कर लीजिए आप।